नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में विद्या भाव से संबंधित कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा जिससे आप लोगों के दिमाग से ये बात जो कन्फ्यूज़न में रहती है कि कोई व्यक्ति क्यों शिक्षा आसानी से ग्रहण कर पाता है, कोई क्यों मंद बुद्धि सा बना रहता है, कोई क्यों करियर को लेकर के कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में रहता है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। और आज हमारे इस ज्योतिषी चैनल कार्यक्रम पे 500 कार्यक्रम पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों से नहीं देखते और एप्रिसिएशन आप लोगों से मुझे अगर नहीं मिलती तो निश्चित रूप से ये चैनल बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। पर उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ। अब अगले शनिवार को जो कार्यक्रम बनेगा तो रविवार से लेकर के, ये जो रविवार आ रहा है, आज जैसे बुधवार तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो रविवार से लेकर के अगले रविवार तक और उस रविवार से लेकर के अगले रविवार तक, मतलब अब 2 हफ्ते मैं सिर्फ आप लोगों के दिए गए कुंडली का विश्लेषण वीडियो बना करके प्रत्येक दिन किया करूंगा अगले 14 दिन तक। कैसा है ये? इससे आप लोगों की जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी कि मेरी कुंडली नहीं चुनी गई, मेरे सवाल नहीं लिए गए। तो ये 14 दिन में मैं 14 कुंडलियों का अध्ययन करूंगा। ये मैंने अभी कल रात में ये बात सोची थी और कल भी सोचा था। तो इस वजह से ये रविवार जो है वो जो आ रहा है और उसके अगले रविवार और उसके अगले रविवार तक का जो कार्यक्रम होगा वो प्रत्येक दिन सिर्फ कुंडली के विश्लेषण का होगा। उसके बाद अगर देखूंगा तो दूसरा कार्यक्रम अगर मौका मिला तो शूट कर दूंगा, नहीं तो कुंडली के विश्लेषण में। परंतु एक बात और है, वहां पे जो कार्यक्रम बनाऊंगा वो अलग तरीके से बनाऊंगा और विस्तृत थोड़ा कम होगा वो, पर अच्छा होगा। जिसकी आवश्यकता है सामने वाले को सिर्फ वही दूंगा। ठीक है? तो ये कैसा है प्रस्ताव, इसे जरूर आप लोग इसका समर्थन करिएगा, या जैसा भी होगा तो जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने कैसा निर्णय लिया है और ये कैसा सही है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं सभी लोगों का, जो लोग भी मुझे देखते हैं, जिनका कल नाम नहीं लिया था उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी जो है वो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करते हैं आप सभी दर्शकों का दिल से। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, बेहतरीन रहें और जीवन में निरंतर नई नई ऊंचाइयों के साथ आपका मिलन होता रहे। आपके घर परिवार, आपके सगे संबंधी, समस्त संसार में जहाँ तक आपकी रोशनी जाए वो समस्त बिल्कुल एकदम अंतर्मन से ये आशीर्वाद आप लोगों को निकलता है। मेरे जितने भी दर्शक हैं, अगर मैं देने योग्य हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बिठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। जितनी भी मेरे पास है वो सब आपको देता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये है पंचम भाव से। अब 5वें भाव को देखना है कि यहाँ पे कौन सी राशि बन रही है। ठीक है? 5वें भाव पे कौन सी राशि बन रही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। यहाँ पे पहले तो ये देख लिया कि राशि कौन सी बनी है। अब पहली बात जो यहाँ देखनी है कि आपकी जन्म कुंडली का जो 5वां भाव, पहला भाव ये है 1 2 3 4 5। तो 5वें भाव में 1 से लेकर के 12 तक कौन सा अंक लिखा है। अब जो भी अंक लिखा है उस अंक का अधिपति, अब यही गौर करने वाली बात है जिससे आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर पंचम भाव का अधिपति मृतप्राय हो या बाल अवस्था का हो या फिर वृद्ध अवस्था का हो डिग्री में, तो वो व्यक्ति को मंद बुद्धि बनाता है। उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत क्लियर बात है और बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे आप।
कि अगर यहां का अधिपति मृतप्राय हो, वृद्ध होता हो, या फिर वो बाल अवस्था का हो, तो व्यक्ति को कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखता है। जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो उसको किसी की आवश्यकता पड़ती है और वो बिना किसी की सहायता से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। और खास करके हर तरीके की बात जीवन के प्रत्येक स्टेट में जाने के बाद उसकी स्थिति अनिर्णय वाली हो जाती है, जहां उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जहां उसे हर बार किसी मित्र की, माता पिता की, अपने बड़े और गुरुजनों का आलंबन लेना पड़ता है। तो ये यहां की स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति अपने ही राशि के हो ना, तो व्यक्ति को कंफ्यूजन से बाहर निकालने में मदद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वो कमजोर हुए हैं, मृतप्राय या वृद्ध हैं या बाल अवस्था के हैं, पर यहीं बैठे हैं, जैसे मैंने यहां बिठाया है, तो ये व्यक्ति को कंफ्यूज तो करते हैं पर उसे कंफ्यूजन से बाहर भी निकालने में उसकी सहायता करते हैं। मतलब अगर व्यक्ति को थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया जाए तो वो निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है ना, वो फिर से निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है। मतलब ये बातें क्लियर हो गई कि अगर वो कमजोर रहा डिग्री के हिसाब से तो कंफ्यूज करेगा अगर यहां का ग्रह कहीं और बैठा हो, परंतु अगर यहां का अधिपति यहीं बैठा है और वृद्ध या कमजोर भी होता हो डिग्री में, तो वो व्यक्ति को पहले कंफ्यूज तो करेगा, उसको असमंजस वाली स्थिति में रखेगा, पर बाद में या जैसे ही उसको कहीं से सहायता या हेल्प कहीं से मिल जाती है वो उसको संभाल लेता है। मतलब उसको वो फिर से स्टेट में ला देता है ना। अब उसके बाद यहां का अधिपति, जैसे मान लीजिए यहां मैंने सूर्य की राशि बनाई थी, तो यहां के अधिपति जो भी बनते हों, अगर वो गुरु और बुध के साथ किसी भी तरीके से संबंध में न हो, गुरु और बुध के साथ यहां का अधिपति कहीं से भी गुरु और बुध से संबंध किसी तरीके का नक्षत्र से भी न बनाता हो, न दृष्टि से बनाता हो, न परिवर्तन से बनाता हो, मतलब कहीं से भी वो दोनों गुरु और बुध से, ये इस भाव का अधिपति अगर संबंध न बनाता हो, या फिर वो गुरु और बुध के साथ ही युति कर रहा हो, परंतु या तो वो इस भाव में हो, या तो इस भाव में हो, या फिर इस भाव में है, जैसे मैंने यहां बिठाया है, ठीक है। तो अगर इन भावों में उसकी स्थिति बन रही हो, युति में हो और छठे, आठवें, 12वें में हो, तो ये व्यक्ति को शिक्षा के लिए बड़ा परेशान करता है और व्यक्ति को करवाता कुछ और है और पढ़वाता कुछ और है। व्यक्ति को विद्या से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां उसकी एजुकेशन जो होती है वो बाधित होती है, उसमें कई प्रकार की व्यवधानों का जो है वो सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की परेशानियां उसके शिक्षा के लिए आती हैं उसके करियर में। अब चाहे वो किसी भी तरीके का हो सकता है आप फॉर्म फिल ना कर पा रहे हो सकता है आपकी परीक्षा छूट जाती हो सकता है उसी टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो जाती हो सकता है उसी टाइम पे कुछ और घर में हो गया हो सकता है कि किसी भी तरीके की ये जीवन की समस्या है, तो वो किसी भी तरीके से आपको परेशान करेगा, अब्रप्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है, क्योंकि अब गुरु और बुध को ही क्यों लिया गया? गुरु और बुध को ही इसलिए लिया गया क्योंकि पंचम भाव के कारक होते हैं गुरु, और पंचम भाव के अधिपति से उनका संबंध अगर नहीं बनेगा या बनेगा भी और अगर कमजोर होता है, और बुध बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, ये बुद्धि का भाव होता है, तो इस वजह से उसकी स्थिति गुरु और बुध के साथ ली गई है। बस यही बात है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये स्थिति। पर दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव के जो अधिपति हैं, जैसे यहां पे जो भी बात बनी, जो राशि लिखी, उसके अधिपति अगर नवम भाव में बैठ जाएं, जैसे मैंने यहां बिठाया है ना, जैसे यहां का अधिपति सूर्य गुरु और बुध के साथ बैठा है, तो अगर ये स्थिति रहे तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा का मालिक बनाता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कहीं पे भी अगर ये केंद्र में भी आ रहे हो सूर्य बुध शुक्र, कहीं से भी, यहां मैंने त्रिकोण में बिठाया है क्योंकि ये उच्च शिक्षा का भाव है और ये भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, तो इस वजह से ये सबसे अच्छा भाव हो जाता है ना, इस वजह से मैंने उसे यहां बिठा दिया है ताकि वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को आपको इंगित कर सकूं। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है गुरु सूर्य बुध का एक साथ बैठना। तो ये स्थिति अगर बने कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति यहां बैठ रहे हों और वो अस्त न होते हों सूर्य से या जो भी ग्रह हो, ये सूर्य यहां के राशि के अधिपति हैं। ये मत कंफ्यूज करिएगा कि सूर्य होना चाहिए ना, वो सिर्फ पंचम भाव का अधिपति गुरु और बुध के साथ होना चाहिए।
यहाँ पे सूर्य अधिपति थे, इस वजह से मैंने उनको यहाँ बिठाया है। यहाँ पे सूर्य अधिपति थे, इस वजह से मैंने यहाँ सूर्य को बिठाया है। तो यहाँ का अधिपति अगर कोई भी ग्रह होगा, वो सूर्य ना हो, बाकी अन्य के कोई भी ग्रह हों और गुरु और बुध के साथ बैठे हों, तो ये स्थितियाँ जन्म कुंडली में अच्छी शिक्षा को दिखाने वाली, श्रेष्ठ स्थिति में व्यक्ति को ले जाने वाली होती है। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये बहुत सिंपल सी बात है जिसे मैंने इतना लंबा खींच दिया। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने एक बात कही है। क्या कही है? उन्होंने ये बात कही है कि जिसके इंद्रियों का जो व्यक्ति वश में न रखा हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में न रखा हो, उसके मान की इच्छाएं और उसके मन की समस्त जो आकांक्षाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। कितनी अजीब बात है, वाह। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत नहीं किया है, जैसे जो नेत्र देखना चाहते हो वही देख रहा है, अच्छे और बुरे का ख्याल किए बिना वो कुछ भी देख रहा है, लाभ और अलाभ की स्थिति से मुक्त हुए बिना वो कुछ भी देख रहा है, वही भोजन कर रहा है जो उसको स्वाद से युक्त लगती है, लाभ अलाभ वहां भी नहीं देख रहा है, वही सुन रहा है जो उसको अच्छी लगती है, पर वो वहां ये भूल जाता है कि वो उसके लिए ठीक है या बेठीक है। तो पंच इंद्रियों में उसने अगर पांचों इंद्रियों में से अगर किसी को अपने वश में नहीं किया है या किसी भी इंद्रिय के से मुक्त होकर के और सिर्फ अपने मन की बात वो मान रहा है, उसकी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती और वो व्यक्ति यूं ही सिर्फ सोचता रह जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।